नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को लूसेंट बुक का MCQ का जो बुक है उसका मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर संख्या 19 का पार्ट 1 करवाने जा रहा हूँ। इसमें चैप्टर है 1857 का विद्रोह। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। क्या कारण था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। किससे संबंधित था? तो ये था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया? तो वो किया लखनऊ शहर से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? तो लखनऊ शहर से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो वो बलिदान दिया मंगल पांडे ने। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो वो दिया मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो तात्या टोपे ने किया। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो वो था हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। अब निम्नलिखित कथनों पे इसमें विचार करना है। ये निम्न कथन दिए गए हैं और विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें चारों के चारों ही कथन सही हैं। तो देख लेते हैं कौन से कथन कह रहे हैं। पहला कथन कह रहा है कि मंगल पांडे बैरकपुर कहाँ है? तो बंगाल में है। बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। बिल्कुल सही कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ का सिपाही था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो कि बैरकपुर बंगाल में है वहाँ का सिपाही था। मंगल पांडे पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, ध्यान से सुनिएगा, ये एनफील्ड राइफल है जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। और मंगल पांडे
पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था उसका प्रयोग करने से इनकार किया। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मंगल पांडे ने, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो या बाग कह सकते हैं, इंग्लिश में बाग पढ़ा जाता है और लेफ्टिनेंट बो हिंदी में, कि तलवार से हत्या कर दी। किससे किया और कब किया? तो 29 मार्च 1857 को, कब? 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को तलवार से, बो को यानी लेफ्टिनेंट बाग को तलवार से मारा और ह्यूजन को गोली से मार दिया। कब? 29 मार्च 1857 को। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब मिली? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा कब मिली? तो 8 अप्रैल 1857 को। लेफ्टिनेंट बाग को किस चीज़ से मारा? तलवार से। कब मारा? 29 मार्च 1857 को। और मेजर ह्यूजन को किस चीज़ से मारा? तो गोली से मारा। 1857 के समय, क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामर्स्टन थे। अब सुमिलित करना है विद्रोह के क्षेत्र और विद्रोह के नेता कि कौन से शहर से कौन नेतृत्व कर रहे थे, ये सुमिलित करना है। तो देखिए, सुमिलित कर लीजिए। ऑलरेडी ये सुमिलित है कि मेरठ से आपको पता होगा कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव तुलाराम, बरेली से खान बहादुर खां है, बढ़िया से याद कर लीजिए। मेरठ से कौन थे? तो कदम सिंह कहाँ से थे? मेरठ से। दिल्ली से कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय, दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा से कौन थे? तो राव तुलाराम, हरियाणा से कौन थे? तो राव तुलाराम, हरियाणा से कौन थे? राव तुलाराम। बरेली से कौन थे? तो खान बहादुर खान, बरेली से कौन थे? तो खान बहादुर खां। हरियाणा से कौन थे? राव तुलाराम। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। मेरठ से कौन थे? कदम सिंह थे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब में जो सशस्त्र विद्रोह किया तो वो नामधारी सिखों ने किया, नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो ये देहांत हो गया दोस्तों 9 मई 1858 को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 को। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये शामिल की गई दोस्तों जनवरी 1857 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो जनवरी 1857 में शामिल की गई। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है पील आयोग से। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग से। 1857 के विद्रोह में को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो देखा था मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो वो किया कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया।
अगला सवाल कह रहा 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो वो कारण जो था वो था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह में को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तब वो किसने दिया। तो जेम्स आउटड्रम बट डब्ल्यू टेलर ने। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो जेम्स आउटड्रम बट डब्ल्यू टेलर ने। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो वो कौन नहीं लिया। वो तो साहूकार और जमींदार लोगों ने भाग नहीं लिया, बाकी खेतिहर मजदूर और कृषक ने भाग लिया था। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो साहूकार और जमींदार लोग मिलके भाग नहीं लिया, ये खेतिहर और कृषक ही भाग लिए थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कोल्हापुर था। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कोल्हापुर था। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे। तो वो थे खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे। तो खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे। खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। तो वो नहीं लिया भगत सिंह ने। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। भगत सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। तो वो कौन किया। तो वो किया शहादत खान। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। शहादत खान ने। शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो वो था अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तब वो क्या था। वो था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। रामचंद्र पांडुरंग। इन कथनों पर विचार करने कह रहा है। देखिए कौन से कथन हैं और इसमें सही कथन को मिलान करने कह रहा है। तो दोनों ही कथन इसमें सही हैं। कौन से कथन हैं देख लीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। ये बात बिल्कुल ही सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जन व्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये दोनों ही बात सही है। कौन से एक बार फिर से देख लीजिए। पहला कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। दूसरा कह रहा है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कहा था आरसी मजूमदार ने। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो किसने कहा था। आरसी मजूमदार ने। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को हुआ। 10 मई 1857 को हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं वो कौन हैं। तो वो हैं
एक दो तीन चार, इसका आंसर सही हो जाएगा। एक दो तीन चार कौन से? तो देखिए, मुंशी जीवनलाल, सैयद अहमद खां, दुर्गादास बंदोपाध्याय और मुइनुद्दीन। 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं। कौन से हैं? तो मुंशी जीवनलाल, सैयद अहमद खां, दुर्गादास बंदोपाध्याय और मुइनुद्दीन। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे। वर्ष 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तब वो थे तात्या टोपे। निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तब वो था चित्तौड़। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वो कौन था? चित्तौड़। अब देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, कथन दे रहा है और कारण दे रहा है कि कथन, इसका सही आंसर बताना है। तो चलिए देखिए इसका सही आंसर क्या है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ये कथन तो सही है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसकी सीमित सामाजिक आधार था, लेकिन रीजन गलत दे रहा है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। रीजन कह रहा है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों को संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। गलत है, पहला सही है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इसका आंसर क्या होगा? तो 1857 का विप्लव। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना एचिसन के इस कथन का संबंध है? एचिसन के इस कथन से संबंध है, तो 1857 का विप्लव। अब फिर से सुमेलित करना है कि कौन से क्षेत्र से कौन कौन नेतृत्व करता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर का व कल्पी में तात्या टोपे ने नेतृत्व किए थे, और इलाहाबाद व बनारस में लियाकत अली ने, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने, और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने। एक बार फिर से देख लीजिए, ग्वालियर और कल्पी से तात्या टोपे, ग्वालियर और कल्पी से तात्या टोपे, इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर से कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कौन? कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो ये था 12 मई 1857 को। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बादशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857 को। फिर से सुमेलित करना है क्षेत्र और नेतृत्व। मैंने फिर से बताना है कि कौन से क्षेत्र से कौन सा नेतृत्व करता थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। झांसी से आपको पता है लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह, संभलपुर से सुरेंद्र साई। झांसी से लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह, संभलपुर से सुरेंद्र शाही, मथुरा से देवी सिंह, फतेहपुर से अजीमुल्ला, झांसी से लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह, संभलपुर से सुरेंद्र शाही। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बताइए किसने किया? तो ये किया बख्त खान ने। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो ये किया बख्त खान ने।
फिर से सुमेलित करना, विद्रोह का स्थान और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। अब इस बार क्या है, इस बार कौन से स्थान से विद्रोह हुआ था जहां दमन करने वाले लोग पहुंचे थे। तो देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा। दिल्ली में थे निकलसन व हडसन। दिल्ली में से कौन था, तो निकलसन व हडसन। कानपुर व लखनऊ से कौन था, तो हैवलॉक व कैंपबेल। कानपुर व लखनऊ से कौन था, तो हैवलॉक व कैंपबेल। झांसी व ग्वालियर से कौन था, तो ह्यूरोज। इलाहाबाद से कर्नल नील। इलाहाबाद में कौन था, कर्नल नील ने दमन किया था। झांसी व ग्वालियर से कौन था, ह्यूरोज। कानपुर और लखनऊ में कौन दमन किया था, तो हैवलॉक व कैंपबेल। दिल्ली में कौन किया था, तो निकलसन व हडसन। दिल्ली में कौन किया था, निकलसन व हडसन। कानपुर व लखनऊ में कौन किया था, हैवलॉक व कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर में कौन किया था, तो ह्यूरोज। इलाहाबाद में कर्नल नील। एक बार फिर से देखेंगे, दिल्ली में निकलसन व हडसन। दिल्ली में कौन किया था दमन, निकलसन व हडसन। कानपुर व लखनऊ में कौन किया था दमन, हैवलॉक व कैंपबेल। कानपुर व लखनऊ में कौन किया, हैवलॉक व कैंपबेल। झांसी व ग्वालियर में कौन किया, ह्यूरोज। झांसी व ग्वालियर में दमन कौन किया, ह्यूरोज। इलाहाबाद में कर्नल नील ने दमन किया। इलाहाबाद में कर्नल नील ने दमन किया। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। तो इसका जवाब बताइए। इसका जवाब आप लोग को बताना होगा टेलर व विंसेंट आयर। टेलर व विंसेंट आयर। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है, तो टेलर व विंसेंट आयर। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। तो किसकी मृत्यु हो गई थी, निकलसन की। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्याधिकारी की मृत्यु हो गई, निकलसन की। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो ये मौत हो गई थी लखनऊ में। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो कहाँ हो गई, तो लखनऊ में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो ये दी बेंजामिन डिजराइल ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, तो बेंजामिन डिजराइल ने। सुमेलित करना है फिर से सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सैनिक विद्रोह। क्या सूचित करना है, एक विचारक बोल रहा है और 1857 के क्रांति का स्वरूप के संदर्भ में व्यक्त विचार है कि सैनिक विद्रोह किसने बोला, तो सैनिक विद्रोह बोला सर जॉन लॉरेंस ने। राष्ट्रीय विरोध किसने बोला, तो बेंजामिन डिजराइली ने। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने बताया, टेलर व ऑड्रम ने। सामंती विद्रोह किसने बताया, जवाहरलाल नेहरू ने। फिर से देखेंगे और याद कर लेंगे। सैनिक विद्रोह किसने बताया, सर जॉन लॉरेंस ने। राष्ट्रीय विद्रोह कौन बताया, बेंजामिन डिजराइल ने। सैनिक विद्रोह किसने बताया, सर जॉन लॉरेंस ने। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजराइल ने। सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजराइल ने। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने बताया, टेलर व ऑट्रम ने। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने बताया, टेलर व ऑट्रम ने। सामंती विद्रोह किसने बताया, जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। तो ये संज्ञा दी थी वी.डी. सावरकर ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी, तो वी.डी. सावरकर ने। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो वो हो गया एस.एन. सेन ने। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, एस.एन. सेन ने।
1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो वो था कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स ने। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। 54 का ए आंसर कह रहा है, यानी कि इसका मिलान मिला हुआ है। तो देख लीजिए, पुस्तक एक है कि द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। सेकेंड बुक कह रहा है कि द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खान ने लिखा। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खान ने। थर्ड किताब कह रहा है कि द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर ने लिखा। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी डी सावरकर ने लिखा। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी डी सावरकर ने लिखा। और 1857 बोल के किताब है, उसको एस एन सेन ने लिखा। 1857 बोल के किताब है, उसको एस एन सेन ने लिखा। फिर से याद करिए, पहला किताब द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खान के द्वारा। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खान के द्वारा। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खान के द्वारा। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी डी सावरकर के द्वारा। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर के द्वारा। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर के द्वारा। 1857 एस एन सेन के द्वारा। 1857 एस एन सेन के द्वारा। अगला सवाल, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, वो कौन थे? तो वो थे 1 2 3, यानी कि सिख गोरखा पठान। सिख गोरखा पठान जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सहयोग करने वाले कौन थे? तो वो थे सिख गोरखा पठान। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? इस बार पूछ रहा है कि कौन था जो मदद नहीं किया? तो मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं किया। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। इनमें से कौन सा किसने मदद नहीं की? तो मेवाड़ के राजा ने नहीं की। तो देख लीजिए, कश्मीर के शासक ने भी मदद किया था, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने भी, और ग्वालियर के सिंधिया ने भी मदद किया था। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति के दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो वो दी गई थी तात्या टोपे को। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को भारत में फांसी की सजा दी गई? तो वो दी गई तात्या टोपे को। अगला सवाल, किसे 1857 के विद्रोह के समय कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो वो किसे देखा जाता है? वो देखा जाता है बहादुर शाह को। किसे 1857 के विद्रोह के समय सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह को। बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो वो गिरफ्तार किया हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो वो निर्वासित किया रंगून में। 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून में। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वो भूमिका रही
कैंपबेल के द्वारा। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो वो कौन सा स्थान था? तो वो स्थान था मद्रास। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? मद्रास। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्याधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली ही मर्द है? तो किसके लिए कहा गया था? तो लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्याधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई को के लिए कहा गया था। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और चपाती। एक्चुअली कमल और रोटी होता है, लेकिन रोटी ऑप्शन में है नहीं है, चपाती है। तो रोटी और चपाती लगभग एक ही होता है। चपाती आप समझ सकते हैं, एक टाइप का पराठा, मतलब जो परोठा बनाते हैं ना वो। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए? तब वो कौन थे? तो उसका आंसर देखिए, बताइए क्या होगा। 65 का डी हो जाएगा। तीनों ही भाग गए थे, खान बहादुर खां भी, बेगम हजरत महल भी, नाना साहब भी। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? नेपाल में भी इन लोगों की मृत्यु हो गई। नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां। 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो वे थे नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो वो आरोप लगाया है जीनत महल ने। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? जीनत महल ने। अगला सवाल, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, अपदस्थ शासकों के आंदोलन से और वर्ष से। तो देख लीजिए 67 का आंसर। 67 का आंसर ए है। 1 2 3 4 ही होगा। खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह 1804 से 1806 के बीच हुआ। खुर्दा यानी उड़ीसा का पाइक विद्रोह कब से कब हुआ? तो 1804 से 1806 के बीच में। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808 से 1809 के बीच में हुआ। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808 से 1809 के बीच में हुआ। कित्तूर मैसूर के शासक का विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 के बीच में हुआ। कित्तूर यानी कि या मैसूर जिसको कहते हैं, के शासक की विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 के बीच में हुआ। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में हुआ। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में हुआ। खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह 1804 से 1806 के बीच में हुआ। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808 से 1809 के बीच हुआ। कित्तूर मैसूर के शासक को की विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 के बीच में हुआ। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में हुआ। 68 नंबर, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है 68 नंबर को। तो 68 नंबर का भी क्वेश्चन सेम होगा, आंसर सेम होगा 1 2 3। रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 से 25-26 के बीच में। 1822 से 25-26 के बीच में। गडकरी विद्रोह 1844 में। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में। 1844 में 2 विद्रोह हुआ, एक गडकरी एक सावंतवाड़ी। गडकरी विद्रोह एक सावंतवाड़ी विद्रोह। रामोसी विद्रोह 1822 में और 1825 से 26 के बीच में हुआ। महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन किन प्रांतों से चयन किया? तो चयन किया
गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किन किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तब वो कौन खोया था? तो सी 2 3 4 3 4 2 जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस। एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। कौन कौन? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बी.डी. सावरकर ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही कथन नहीं है? इस बार नहीं कथन पूछने कह रहा है, मैंने कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, पहला ही सही नहीं है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, बिल्कुल गलत है। बाकी ये तीनों ही सही है। कौन से? विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। विद्रोही दक्षिण भारत में नहीं फैला। ये विद्रोह जो है दक्षिण भारत में नहीं फैला, और इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा मानी गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वो था एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव थे? तो वो थे बैरकपुर के। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव थे? तो बैरकपुर के। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता थे? 76 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 76 का मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में के कौन से नेता थे? तो मौलवी लियाकत अली। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम लोग 19 के 2 में आ जाते हैं, जो कि चैप्टर है नरमपंथी उदारवादी चरण। नरमपंथी उदारवादी चरण, ये चरण है 1885 से 1905 के बीच में। ये चरण 1885 से 1905 के बीच में है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ही। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं? इसमें टोटल 71 क्वेश्चन होंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू हो जाइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885, एक सेकंड रुक जाइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है तो उदारवादी चरण। उदारवादी चरण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के कारण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो वो क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो संवैधानिक आंदोलन था। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो वो था संवैधानिक आंदोलन। संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? बम्बई। निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का एक महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन
ऑफ इंडिया कहा गया? तो वो कहा गया दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो किसके काल में बनी? तो लॉर्ड डफरिन के काल में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो वो था सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तब वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो वो था दादा भाई नौरोजी। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित कथन पे विचार करने कह रहा है और सही कथन का पहचान करने कह रहा है। तो इसका सही कथन हो जाएगा 1 और 2। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी कितने बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो 3 बार। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की भी रचना की, ये भी बात सही है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसमें से सारे सही हैं। देख लीजिए, देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार व शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेशन। फिर से क्वेश्चन को सुनिए समझिए कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसे भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तीनों ही कथन सही हैं। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, दूसरा पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, भारतीय अतीत की पुनर्वेशन, ये तीनों ही सही है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन से कारण उसमें शामिल नहीं थे? तो वो शामिल नहीं थे 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन से कारण उसमें शामिल नहीं था? तो 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शामिल नहीं था। बाकी पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं 1878 का शस्त्र अधिनियम
और भारतीय प्रेस अधिनियम ये शामिल था। 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम ये शामिल था। और दूसरा सी ऑप्शन 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था। और तीसरा 1883 ईस्वी का इलवर्ट विधेयक विवाद भी शामिल था। क्या क्या? 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, और 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय प्रेस अधिनियम ये दोनों ही, और 1883 ईस्वी का इलबर्ट विधेयक विवाद। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय संतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो निभाई थी लॉर्ड लिटन ने। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लॉर्ड लिटन ने। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैच्यूरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1878 ईस्वी में। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैच्यूरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो 1878 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर कह रहा है कि इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो रिपन के काल में उभरा था। इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय का कार्यकाल में उभरा था? तो रिपन के काल में उभरा था। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो ये की दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो ये किसको नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1885 में। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो वो कौन नहीं थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, ये गर्मपंथी थे। निम्न में कौन नरमपंथी में नहीं थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, क्या थे? तो वो थे असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, असैनिक सेवक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, वो कौन थे? तो वो थे शहरी क्षेत्रों से। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। फिर 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो वो सजाने कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। माने पहले बम्बई एसोसिएशन हुआ, और फिर इंडियन एसोसिएशन हुआ, और फिर इंडियन लीग हुआ, और फिर मद्रास महाजन सभा हुआ। बम्बई एसोसिएशन हुआ, फिर इंडियन एसोसिएशन हुआ, फिर इंडियन लीग हुआ, फिर मद्रास महाजन सभा हुआ। कैसे कैसे संगठन स्थापित हुआ? तो सबसे पहले बॉम्बे स्थापित हुआ, फिर इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग, फिर मद्रास महाजन सभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, वो कौन था? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन।
किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तब वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1837 ईस्वी में। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो किसके कल्याण के लिए ये की गई थी? तो जमींदार के लिए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदार के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो ये किए थे लंदन में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कहाँ पे? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। 1857 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। 40 नंबर को क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर में कथनों पे विचार करने कह रहा है और सही कथन की पहचान करने कह रहा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर 2 और 3 सही हो जाएगा और 1 गलत हो जाएगा। गलत को पहले पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, बिल्कुल गलत, क्योंकि आपको पता है मुंबई में हुआ था। दूसरा देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। लखनऊ समझौता, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, वो कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। कब हुआ? 1916 में। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की? तो वो मांग की तो द डक्कन एसोसिएशन ने। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो द डक्कन एसोसिएशन ने। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो कौन किया गया था बर्खास्त? तो वो किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे, वो कौन थे? तो वो थे द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, तो आइए 44 नंबर को मिलान करते हैं। एक तरफ संस्था है, दूसरे तरफ स्थापना वर्ष है। तो इसका आंसर आपको पता होगा 1 2 3 4। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 और मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना 1852। और फिर पूना सार्वजनिक सभा 1876, इंडियन एसोसिएशन 1876। तो 1876 में 2 सभा का स्थापना हुआ था, एक पूना सार्वजनिक सभा और एक इंडियन एसोसिएशन। 1876 में किसका किसका हुआ था? तो पूना सार्वजनिक सभा और मद्रास पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन एसोसिएशन 1876 में एस्टेब्लिश हुआ था। मद्रास वाला हुआ था 1852 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। अब देखिए आगे 45 नंबर निम्नलिखित में सुमेलित करने कह रहा है, तो सुमेलित करिए कि 45 नंबर को फिर से।
तो इसका फिर से आंसर हो जाएगा ए कि मद्रास महाजन सभा 1884, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, इंडियन एसोसिएशन 1876, कांग्रेस 1885। तो 1885 में दो गो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और कांग्रेस, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और कांग्रेस 1885 में। 1884 में मद्रास महाजन सभा, 1884 में मद्रास महाजन सभा और 1876 में इंडियन एसोसिएशन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन, 1884 में मद्रास महाजन सभा और 1885 में कांग्रेस का और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी के स्थापना की? जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, तो वो महत्वपूर्ण थी इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की? जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, तो इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो वो किया भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो वो किया भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो ये हुआ था 1883 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो ये विलय हुआ था 1886 ईस्वी में। ये विलय कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो 1886 ईस्वी में। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका भी मिलान करने का रहा कि रहस्यमय उद्गम पट्टाभी सीतारामन ने कहा। जैसे कांग्रेस के जो उद्गम संबंधी मत थे, तो उसको कौन से लोगों ने क्या क्या बोला, ये बोला जा रहा है। तो कांग्रेस का उद्गम के बारे में बताया जा रहा है कि रहस्यमय उद्गम था, ये कहा था पट्टाभी सीतारामैया ने। थियोसेफिस्टों की योजना एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जी के द्वारा कहा गया। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जी के द्वारा कहा गया। सुरक्षा कपाट सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया। सुरक्षा कपाट यानी कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया। और WC बनर्जी के द्वारा डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज बोला गया। WC बनर्जी के द्वारा क्या बोला गया कि डफरिन के षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज है ये। एनी बेसेंट ने क्या बोला? थियोसोफिस्ट की योजना बोला। पट्टाभी सीतारामैया ने क्या बोला? रहस्यमय उद्गम था ये। सूची 1 को अब सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसका भी मिलान में आप लोग को पता होगा कि आंसर ए ही होने हैं। हिस्ट्री पुस्तक है और लेखक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पट्टाभी सीतारामैया। मतलब नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्ट्री किसने लिखा? तो पट्टाभी सीतारामैया ने। एनी बेसेंट ने हाउ इंडिया फॉट, ये क्या लिखा? हाँ, हाउ इंडिया फॉट, ये फॉट का मतलब हो गया लड़ाई वाला, FOUGHT फॉट। तो हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट ने लिखा। इंडिया टुडे RP दत्त ने लिखा। 1857 का किताब SN सेन ने लिखा। SN सेन ने 1857 लिखा। इंडिया टुडे को RP दत्त ने लिखा। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट ने लिखा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्ट्री पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा। एनी बेसेंट ने हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम लिखा। RP दत्त ने इंडिया टुडे लिखा। और SN सेन ने 1857 का किताब लिखा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये भाग लिया था 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किए? तो वो किए बेडरवर ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो बेडरवर्न ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो बेडरवर्न ने। अब देखते हैं 54 नंबर। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो ये बात किसने कहा? तो ये बात कहा था दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो कहा था दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो ये हंसी उड़ाने वाले महाराज थे डफरिन, खुद डफर थे। निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसने जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो लॉर्ड डफरिन ने। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था एलियन द्वितीय ने। किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? एलियन द्वितीय ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? अब पूछ रहा है कि कांग्रेस के विरोधी बताइए कौन कौन थे? तो वो थे सारे के सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं जो आपको कांग्रेस के विरोधी थे। नाम सुन लीजिए। सैयद अहमद खां हैदराबाद के नवाब सैयद अहमद खां हैदराबाद के नवाब। बनारस के राजा शिव प्रसाद, बनारस के राजा थे शिव प्रसाद। दिनसा मानक जी पेटीट, दिनसा मानक जी पेटीट। बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब सैयद अहमद खां, ये सारे कांग्रेस के विरोधी थे। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन क्या थे? तो वो थे प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीख मंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो उग्रवादियों ने। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीख मंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो उग्रवादियों ने। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीख मंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो उग्रवादियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो ये की दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो वो था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि वह अपनी मज्जा तक राजभक्त है, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था? किसने कहा था कि भारतवर्ष
तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। फिर से सुनिए ये स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को कह रहा है कि किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था तथा तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। एलिगन ने कहा था। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। तो एलिगन ने, किसने? एलिगन ने। किसे उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपने शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। तो लाला लाजपत राय ने। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। कि किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटरा कर चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक ने। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो वो नया मोड़ क्या आया था कि बाल गंगाधर तिलक। 1857 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक। जब बाल गंगाधर तिलक को 1897 में गिरफ्तार किया गया तो राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आ गया। अब देखिए कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की गई है? तो अरविंद घोष। मद्रास महाजनसभा की स्थापना की गई वर्षा में? कौन से यहाँ वर्षा नहीं वर्ष होगा, वर्ष होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिए कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, ये तो आपको पता ही होगा, 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो आप बताइए किसने की? तो ये की गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो ये वक्तव्य दिया था दादा भाई नौरोजी ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधि करती है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधि करती है? तो लॉर्ड डफरिन ने। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 19 का पार्ट 2 भी ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं पार्ट 3। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 3 को, टाइम ख़त्म न करें। आइए अभी जो चरण हो रहा है वो 1905 से 1917 के बीच के चरण के बारे में है। तो चलिए देख लेते हैं, जिसमें गर्मपंथी या उग्रवादी चरण माना जाता है। इस चरण को 3 चरण हुए थे बेसिकली। एक नरमपंथी चरण जो कि 1885 से 1904 के बीच में हुआ, 1906 के बीच में हुआ, फिर 1907 से 17 के बीच में गर्मपंथी, और फिर गांधीवादी चरण आता है। तो चलिए 1905 से 1917 की अवधि को पता ही हो गया कौन सा चरण कहा जाएगा? तो उग्रवादी चरण कहा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कौन सा चरण कहा गया? तो उग्रवादी चरण। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो वो था दोस्तों
1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो 1905 का बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। ये संबंधित नहीं है उग्रवादियों से। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन। लेकिन ये तीनों ही संबंधित हैं उग्रवादियों से। देख लीजिए कौन सा। पहला कह रहा है कि पाश्चात्य शिक्षा के विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। फिर दूसरा कह रहा है सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। फिर सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। फिर विदेशी वस्तुओं यानी सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ सहयोग। अब चौथा क्वेश्चन, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था बाल गंगाधर तिलक। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तब वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कर्जन। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, वो कौन थे? तो वो थे हरदयाल, लाला हरदयाल। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तब वो थे खुदीराम बोस और परफ्यूल चाकी। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और परफ्यूल चाकी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों डी बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया 1909 में। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1909 में। अब देखते हैं 11 नंबर। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है, क्या नाम है? तो वो नाम है मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो वो हुई थी 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो वो कौन थे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो वो थे अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तब वो प्रकाशित करती थी पैट्रियट। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी
1906 ईस्वी में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो वो नहीं थी उपयुक्त में से सही, कोई भी शामिल नहीं था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत शामिल नहीं था, पाकिस्तान का भी मांग सही नहीं था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी मांग सही नहीं था। वो सब उस समय ने सोचा ही नहीं था। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो वो थी केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। भारतीय इतिहास में 1912 के ऐतिहासिक महत्व क्या था? भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो वो था राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबंध है। अनुशीलन समिति संबंध है बी डी सावरकर से। अनुशीलन समिति संबंध है बी डी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो वो किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो वो किया गया था अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो अबुल कलाम आज़ाद। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो ये खिताब दिया गया था लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये प्रथम विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है किसको? जाता है सलीमुल्लाह को। मुस्लिम लीग का स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह को। महाराष्ट्र में गणपति के उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो वो उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का दबाना। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 की दूरगामी परिणाम क्या है? तो वो परिणाम है भारत का विभाजन। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था? तो वो कारण था, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद के क्या कारण थे? तो वो कारण था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 34 नंबर क्वेश्चन। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो किसने की?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति कैसी संस्था थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो वो था लाला लाजपत राय का। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया था अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ, तो वो हो गया 1911 ईस्वी। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हो गया 1911 ईस्वी। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? तब वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? लॉर्ड हार्डिंग। 1906 में मिनटों में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। 1906 में मिनटों से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1905 को। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष गरम दल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। बाकी दादा भाई नौरोजी, एस एन बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों ही नरम दल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तब वो कौन आया था? 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो वो जेल हुई 6 वर्ष के लिए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ। कब अलग हुआ? तो ये अलग हुआ 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष कब हुआ था? तो ये हुआ था 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना नहीं था? तो वो था
टी.एस. ओलकॉट। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. ओलकॉट। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. ओलकॉट। लेकिन होम रूल लीग में बाल गंगाधर तिलक, एस सुब्रमण्यम अय्यर और एनी बेसेंट थे। होम रूल लीग की स्थापना में किनका योगदान था? तो बाल गंगाधर तिलक, एस सुब्रमण्यम अय्यर और एनी बेसेंट। बाकी टी.एस. ओलकॉट शामिल का योगदान नहीं था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वो कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिनियम में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो वो कर सके कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वरिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो वो किसको जन्म दिया? तो अनुशीलन समिति को। वरिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति को। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो वो किसके दोष लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक को। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? 56 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 56 का आंसर हो जाएगा क्या है आंसर में? हाँ, स्वदेशी आंदोलन का। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन का। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन कौन से थे? तो वो थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले अखबार थे। अतिवादी और उदारवादी के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? तो वो थे एनी बेसेंट। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। देखते हैं अगला सवाल 59 नंबर। 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। 1915-16 में दो होम रूल लीग की स्थापना के आरंभ की गई। नेतृत्व थे तिलक व एनी बेसेंट। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में तिलक व एनी बेसेंट के थे। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, वो क्या था? तो वो था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था, तो वो था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, तो वो किसने की थी? तो वो की थी बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वी.डी. सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने दूत कहा था दोस्तों? तो ये कहा था सरोजनी नायडू को। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू को। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? इन तीनों में एक थे जो किसी ने कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, तो वो कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। बाकी बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक
नहीं बन पाए थे। लाल बालपाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो था वो आगा खां था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब देखिए 67 नंबर कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना एवं याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस के प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, तो मिलान करिए और बताइए। आप लोग को आंसर पता है, इसमें ए होगा। देखिए श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट निकाले थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन सा जर्नल निकाले थे? तो इंडिया सोशलिस्ट। और भीखाजी कामा द तलवार और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। अरविंद घोष वंदे मातरम, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, भीखाजी कामा तलवार और द तलवार नहीं, सिर्फ द तलवार होगा। और देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट, भिखाजी कामा द तलवार, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, अरविंद घोष वंदे मातरम। एक बार फिर से सुनिए। श्यामाजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, भिखाजी कामा द तलवार, भिखाजी कामा द तलवार, भिखाजी कामा द तलवार, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, अरविंद घोष वंदे मातरम। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो ये सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम 2 3 1 है। 2 3 1 है, मतलब डी ऑप्शन। सबसे पहले कामागाटू प्रसंग हुआ था, कामागाटा मारू प्रसंग हुआ था, कामागाटा मारू प्रसंग। फिर हुआ था महात्मा गांधी का भारत आगमन, कामागाटा मारू प्रसंग के बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन। फिर हुआ था तिलक का होम रूल लीग। कामागाटू मारू प्रसंग पहले हुआ, फिर गांधी जी ने भारत आए, फिर तिलक का होम रूल लीग हुआ। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? उसके बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो नरमदल वालों के हाथ में। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो नरम दल वालों के हाथ में। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों है अरविंद घोष का। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो ये निर्वाचित हुई थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारत अशांति के जनक हैं? तो ये कहा था बी सिरोल ने। किसने कहा था? वेलेंटाइन चिरोल, एक्चुअली इसका नाम है वेलेंटाइन चिरोल। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो बी चिरोल यानी वेलेंटाइन चिरोल ने। मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये किया गया था 1908 में। मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो ये रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो ये वकील वो थे CR दास। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था?
किसने समझौता कराया था? तो वो थे एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट। निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो वो कौन की थे? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है, इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 प्रसिद्ध है, इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ था। 82 क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। 82 का कथन और कथन 2 को दिया गया है, तो देखिए कौन सा कथन सही है। और कथन 2 में कह रहा है कि तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए सेवकों का एक दल संगठित किया। तो 82 का आंसर देख लीजिए क्या है। दोनों ही कथन सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों कथन सही है, अपने आप माने सेल्फ इंडिपेंडेंट कथन ट्रू है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया और तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। फिर से कथन 1 और कथन 2 बोल रहा है और फिर से बोल रहा है कि दोनों कथन के बारे में बताइए कि सही कौन है। पहला कथन कह रहा है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया। क्या ये कथन सही है? जो आप लोग को बताना है। तो देखिए इसका कथन सही है। और कथन 1 और दूसरा कथन जो कह रहा है कि एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल लीग आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था, ये दोनों कथन सही है। और कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण भी देता है क्या कि एनी बेसेंट को ऐसा महसूस किए कि अगर होम रूल आंदोलन के लिए को अगर सफल बनाना है तो आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। इसी वजह से एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ साथ काम किया। समझ गए? अब देखते हैं 84 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? तो वो था चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो वो किया था सैयद हैदर रजा ने। निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये तात्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो वो थे अफगानिस्तान। प्रथम महायुद्ध मैंने प्रथम जब विश्व युद्ध चल रहा था उसके दौरान कहाँ पर भारत के अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के समय। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? तो ये समानता है दोस्तों काकोरी षड्यंत्र मामले के संबंध में थे। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? तो वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार में
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो वो फांसी दी गई थी गोरखपुर। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो गोरखपुर।